किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रबी अभियान 2024 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में करेंगे उद्घाटन। रबी सीजन के लिए रणनीतियों पर विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख करेंगे चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यभार ग्रहण करते ही की कई बड़ी घोषणाएं। किसानों की फसलों की खरीद को लेकर भी लिए बड़े फैसले। अन्नदाता की फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम करेगी सरकार। राजस्थान सरकार उर्वरक की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए सख्त। नकली उर्वरकों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष गुण नियंत्रण अभियान 15 नवंबर तक जारी। बड़ी मात्रा में नकली उर्वरक को किया जब्त। मध्य प्रदेश सरकार घटिया उर्वरक, बीज की कालाबाजारी और नकली उत्पादों के खिलाफ करेगी सख्त कानूनी कार्रवाई। राज्य के कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कचनाना ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं। रबी में राज्य सरकार आवश्यक मात्रा में उर्वरक कराएगी उपलब्ध। दिल्ली मेट्रो ने त्योहारी सीजन और दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के लागू होने पर चलेंगी अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2024 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का भी उपस्थित रहेंगे। और ये महत्वपूर्ण सम्मेलन आगामी रबी सीजन के लिए प्रमुख पहलों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संगठनों के अधिकारियों को एक साथ लाएगा, जिसमें मंत्रालय से जुड़े प्रमुख वक्ता अपने विचारों को साझा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यभार ग्रहण करते ही कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए डायलिसिस सेवा निःशुल्क दी जाने की घोषणा की है और साथ ही साथ उन्होंने किसानों की फसलों की खरीद को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। बैठक में राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवा की सुविधा मिलेगी। साथ ही भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेज में भी मुफ्त डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाएगी। देश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। कैबिनेट के दूसरे अहम फैसलों में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों की फसलों की खरीद को लेकर फैसला लिया। सरकार धान की खरीद करेगी। अन्नदाता की फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम सरकार करेगी। हमने ये कहा है कि 17% से नमी धान के हर दाने को खरीदने का काम एमएसपी के ऊपर हमारी सरकार कर रही है। नायब सिंह सैनी ने बताया कि 17 अक्टूबर तक हरियाणा की मंडियों में कुल 27,45,328 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। हमने 23,43,000
21,682 मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की है। अब तक 11,50,673 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने युवाओं महिलाओं के सम्मान को अपना कर्तव्य बताया। उनका कहना है कि गरीब व्यक्ति के द्वारा हमारी सरकार चुनी गई है। किसान हमारे लिए सम्मानित है, हमारा युवा हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश की नारी हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश का जो गरीब व्यक्ति है उसका सम्मान करना हमारी सरकार का दायित्व है। मुझे खुशी है कि ये सरकार को जो चुना है ये गरीब व्यक्ति के द्वारा चुनी गई सरकार है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों के लिए कई अभूतपूर्व काम किए, लेकिन कांग्रेस ने किसानों में भ्रम फैलाया, साथ ही युवाओं खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया। कहीं न कहीं युवाओं को अविश्वास में धकेलने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को भी यूज किया। जो हमारे खिलाड़ी हैं हमारे गौरव हैं, हरियाणा प्रदेश का गौरव है, जो इस देश का भी गौरव है, जो इस देश को सम्मान दिलाने का काम करते हैं। कांग्रेस ने उन खिलाड़ियों को भी यूज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हरियाणा सरकार पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। कृषि विभाग ने पराली अवशेष जलाने से रोकने के लिए ब्लॉक और गांव स्तर पर टीमों का गठन किया है, जो गांव में जाकर किसानों को जागरूक कर रही हैं ताकि किसान पराली अवशेष न जलाएं। कैथल में कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने कहा कि अभी तक पराली अवशेष जलाने के 97 मामले सामने आए हैं, जिनमें 59 मामलों में जुर्माना भी लगाया गया है। इसके लिए हमने पूरी टीमें गठित की हुई हैं, ब्लॉक लेवल की भी हैं और विलेज लेवल की टीमें हैं। वो गांव-गांव में जाकर किसानों को अवेयर भी कर रही है। इसके अलावा हमारी मोबाइल वैन भी चल रही है जो जागरूकता अभियान चला रही है। और जहां तक मामले की बात है, अब तक 97 मामले कैथल जिले में आए हैं। उनमें हमने 59 पे फाइन कर दिया और 32 जो लोकेशन है वो नोट फाउंड है, उसकी रिपोर्ट भी हमने हेडक्वार्टर को भेज दी है। इसके अलावा 3-4 जो है वो अंडर प्रोसेस हैं, उसका आज हम कार्रवाई करते हैं। वहीं राजस्थान सरकार किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त खाद, बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में राजस्थान के उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और नकली उर्वरकों पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा रबी फसल की बुआई से पहले विशेष गुण नियंत्रण अभियान 15 नवंबर तक चलाया जा रहा है। विशेष गुण नियंत्रण अभियान के तहत पूरे राज्य में भागीय अधिकारियों द्वारा 4,761 निरीक्षण किए गए, जिसमें कृषि आदान विक्रेताओं, निर्माताओं एवं खुदरा व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों पर अनियमितता, कालाबाजारी और जमाखोरी पाए जाने पर 618 को कारण बताओ नोटिस, 58 को विक्रय पर रोक और 26 के अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं 6 प्रतिष्ठानों से आदान जब्ती और 7 विक्रेताओं के अनुज्ञा पत्र निरस्त किए गए हैं। राज्य के अलवर में कार्रवाई करते हुए नकली डीएपी खाद के 84 बैग इफ्को मार्का के और 230 बैग बिना मार्का के भरे हुए और 15 खाली बैग इफ्को मार्का के और 60 खाली बैग बिना मार्का के जब्त कर नकली उर्वरकों के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाए गए हैं। रबी सीजन में किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त कृषि आदान एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए समस्त विभागीय अधिकारियों को अपने क्षेत्र अधिकार में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों की उच्च गुणवत्ता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को आश्वस्त कराया है और राज्यों में उर्वरक की कोई कमी नहीं है और साथ ही सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को गुणवत्ता पूर्ण उर्वरक मिले और साथ ही घटिया उर्वरक, बीज और कीटनाशकों की बिक्री, कालाबाजारी और नकली उत्पादों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कशनाना ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार ने खरीफ में आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है और रबी में भी ऐसा ही किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा डीएपी के स्थान पर
NPK के उपयोग की सलाह दी जा रही है। प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। हमने खरीफ में किसानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है और रबी में भी इसी प्रकार से किसानों की आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराएंगे। जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इंटेलिजेंस एंड बियॉन्ड कटिंग एज इनोवेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज के विषय पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कृषि फोरम फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑफ फार्मिंग सोसाइटी के सहयोग से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन संकाय द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने और बेहतर उपयोग करने के लिए जागरूक करना था। इस मेगा इवेंट में मेडिकल, कृषि, पशु चिकित्सा और जलीय कृषि विज्ञान से 500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। सम्मेलन में अमेरिका, UAE, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से मुख्य वक्ताओं ने भी शिरकत की और इस अवसर पर फैकल्टी आर्ट्स एंड क्राफ्ट क्लब ने अपनी डिजिटल पत्रिका मिनीवेट और लद्दाख यात्रा वृत्तांत भी जारी किया। प्रोफेसर नज़ीर अहमद ने सम्मेलन से संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में किसानों की जिंदगियों को बेहतर बना सकता है। 3 दिन का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा है और बेसिकली ये जो मॉडर्न कटिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ को हम एग्रीकल्चर में कैसे लाएंगे ताकि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर करेंगे। तो अभी मेरे ख्याल में सभी लोग जानते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी हैं उनमें खासकर जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, ड्रोन्स हैं, रोबोट्स हैं और हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो एक चलती फुर्ती मशीन है जिसमें सारी किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसी तरह से हमारी हाई एंड जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें स्पीड ब्रीडिंग है, वैक्सीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं। इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का जब हम इस्तेमाल करेंगे, इस वक्त एग्रीकल्चर को और इकोसिस्टम को और एनवायरनमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को जो चैलेंजेस है वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ से हम एड्रेस कर सकते हैं। प्रोफेसर नज़ीर अहमद ने कोलोनियलिज्म एग्रीकल्चर से बचाव के लिए आधुनिक तकनीक को कृषि में अपनाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर और फ्यूचर रेडी एग्रीकल्चर को कैसे बनाना है और अगर हम आज इसको तैयार नहीं हो जाएंगे इसके लिए तो एक टेक्नोलॉजिकल कॉलोनियलिज्म हो जाएगा। जो बाहर के देश वहीं से रिमोटली हमारे एग्रीकल्चर को यहाँ पे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में उसको चलाएंगे और हम अपना ज़मीन और अपनी लैंड उनको लीज पे देंगे और हम देखते रहेंगे। तो पुराने ज़माने में उनको यहाँ पे आके हमें कॉलोनाइज करने के लिए फिजिकली उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता था, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी की मदद से हमें कंट्रोल करेंगे और हमारे रिसोर्स पे कंट्रोल करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारे अदारों को हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स की तरफ जाना है उनको एम्ब्रेस करना होगा। और जो हमारी नई जनरेशन है, यंग स्टूडेंट्स जो हैं, तो हमने उनकी सोच को बदलना होगा कि अगर हमने आगे बढ़ना है और 2047 जब हम 100th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस मनाएंगे, सेंटेनरी सेलिब्रेशंस मनाएंगे, तब देश का एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि दैट वी विश दिस नेशन टू बी अ डेवलप्ड नेशन, एक विकसित भारत। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली मेट्रो ने त्योहारी सीजन और दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की और साथ ही भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को सार्वजनिक परिवहन चुनने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के हिस्से के रूप में जब भी स्टेज 2 लागू होगा, DMRC सभी लाइनों पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन शुरू करेगी। वहीं अगर ग्रैप स्टेज 3 या उससे ज्यादा लागू होता है तो 60 अतिरिक्त ट्रिप प्रतिदिन चलाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो ने निर्देश जारी करते हुए ये भी कहा है कि त्योहारी सीजन में अक्सर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे सड़कों पर भीड़-भाड़ बढ़ जाती है और यात्रा का समय बढ़ जाता है। सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनकर लोग सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने, भीड़-भाड़ कम करने और सभी के लिए यात्रा को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं।
हरियाणा में पराली जलाने पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने आदेश जारी किए हैं कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बता दें कि इस कार्रवाई के तहत किसानों के खेतों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी, जिससे वे अगले 2 सीजन तक अपनी फसल ई खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में नहीं बेच पाएंगे। सरकार के इस आदेश का मकसद राज्य में पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाना है, ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। वहीं दिल्ली में फिर धुंध की चादर नजर आ रही है। आज सुबह से ही दिल्ली और उससे सटे एनसीआर में शहरों का यही हाल है। राजधानी की हवा अब शरीर में जहर घोलने लगी है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याएं होने लगी हैं। आज दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। सुबह सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई है। यहाँ AQI 251 पर हुआ है, तो वहीं आनंद विहार में AQI 334 पर दर्ज किया गया। बात करें अगर अक्षरधाम की, तो यहाँ के क्षेत्र में AQI 334 पर पहुंच गया है। वहीं दिल्ली एम्स एरिया के पास भी धुंध की परत दिखाई दी। यहाँ का AQI 253 पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों ने कहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की समस्या हो रही है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से स्थिति चिंताजनक बन गई है। यमुना नदी भी प्रदूषण की चपेट में आ गई है। कालिंदी कुंज में पानी में सिर्फ सफेद झाग ही नजर आ रहे हैं, जो नदी की गंभीर हालत को दर्शाता है। आगामी छठ से पहले यमुना नदी पर सफेद जहरीले झाग की इस चादर ने छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा दी है और इस वक्त दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक में जहर घुल गया है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। शुक्रवार को अरहर की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 17 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 7,200 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 200 रुपए उछलकर 7,400 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की जम्मूसर मंडी में भी अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 18 अक्टूबर को इसका भाव 200 रुपए चढ़कर 8,400 रुपए से 8,600 रुपए पर पहुंच गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी अरहर के भाव में तेजी रही। यहां 17 अक्टूबर को इसका भाव रहा 7,750 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 125 रुपए बढ़कर 7,875 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की मिर्जापुर मंडी में 17 अक्टूबर को अरहर के सौदे 10,625 रुपए पर हुए। 18 अक्टूबर को यहां इसका भाव 25 रुपए की तेजी के बाद 10,650 रुपए हो गया। इसी तरह पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में भी अरहर के भाव में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 18 अक्टूबर को अरहर 100 रुपए चढ़कर 10,500 रुपए पर बिकी, जबकि 17 अक्टूबर को यहाँ इसका भाव था 10,400 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 33,12,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 1,05,000 टन की बढ़त हो सकती है। मंडियों में शुक्रवार को सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 17 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,550 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 50 रुपए चढ़कर 4,600 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की धोराजी मंडी में भी सोयाबीन के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 17 अक्टूबर को इसका भाव रहा 3,780 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 225 रुपए की मजबूती के बाद 4,005 रुपए पर पहुँच गया। वहीं गुजरात की विसावदर मंडी में 18 अक्टूबर को सोयाबीन का कारोबार 3,855 रुपए पर हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में इस दौरान सोयाबीन की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 18 अक्टूबर को इसका भाव 4,400 रुपए पर टिका रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी इजाफा होगा। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का MSP साल 2023-24 के दौरान
4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 130,62,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,85,000 टन रही थी। और मंडी भाव के बाद आइए अब जान लेते हैं मौसमी खेती के बारे में। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में इस समय तैयार धान, मक्का, मूंग और उड़द की कटाई जारी रखें। इसके साथ ही यहां गोभी, सरसों की बुवाई के अलावा आलू की रोपाई करें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों के किसान भी इस समय धान और मक्के की कटाई करें। वहीं जम्मू कश्मीर के घाटी इलाकों में मटर की बुवाई करें। वहीं जम्मू कश्मीर के ठंडे शुष्क क्षेत्र में सर्दियों के मौसम के लिए ग्रीन हाउस में पत्तेदार सब्जियां और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करें। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शुष्क इलाकों में तैयार आलू की खुदाई जारी रखें, जबकि हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाके के किसान इस समय तैयार धान की कटाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाके में ही ये मौसम लहसुन, पालक और मटर की बुवाई के लिए उपयुक्त है। वहीं हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाके के किसान धान के अलावा दलहनी फसलों की कटाई जारी रखें। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के भाबर और तराई इलाकों में तैयार मक्का, मूंग, उड़द और सोयाबीन की कटाई करें। भाबर और तराई इलाकों में इस समय सरसों की बुवाई कर लें, जबकि पत्तेदार सब्जियों की बुवाई जारी रखें। वहीं उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में सोयाबीन की कटाई करें। इसके साथ ही यहां इस समय गेहूं, जौ और बरसीम की बुवाई करें। पंजाब के किसान इस समय धान, मक्का, मूंग और सोयाबीन की कटाई करें। इसके साथ ही यहां इस समय मूंगफली की खुदाई और कपास की चुनाई करें। यहीं इस समय राया के अलावा आलू और मटर की अगेती किस्मों की बुवाई करें। पंजाब में ही इस समय फूल गोभी की पछेती किस्मों के अलावा गाजर, शलजम, पालक और लहसुन जैसी सर्दियों की सब्जियों की बुवाई करें। पंजाब में ही वर्षा आधारित परिस्थितियों में काबुली चने की बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान न हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मिलाथियोन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अपना नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में
उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक तनाव के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी स्वाभिमान यात्रा के दौरान कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब तक हिंदू संगठित नहीं होंगे तब तक देश में हिंदू सुरक्षित नहीं होगा। वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई में देरी को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के सक्रिय सदस्य बने। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है और 22 लोग घायल हो गए हैं। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।